मिक्स ग्लैंड। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा कि बॉडी में किस तरीके से न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है, और जो ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है ये किस तरीके से हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स के बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। आज हम लोग सीखेंगे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है ये किस तरीके से हमारे बॉडी में काम करता है। तो सबसे पहले जानना ये कि केमिकल्स होते क्या हैं। हमारे बॉडी में जो केमिकल्स कोऑर्डिनेट करते हैं दैट इज कॉल्ड हॉर्मोन्स। उन केमिकल्स को हम लोग हॉर्मोन्स कहते हैं। और एक केमिकल होता है एंजाइम। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हॉर्मोन्स क्या है और एंजाइम क्या है, पहले इसको हमें समझना पड़ेगा। तो एक बेसिक सी बात जान लो कि जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी केमिकल्स होते हैं, चाहे वो हॉर्मोन्स हो चाहे वो एंजाइम्स हो, ये दोनों केमिकल्स जिन चीज़ों से निकाले जाते हैं उनको हम कहते हैं ग्लैंड। ठीक है, तो ग्लैंड की बात करते हैं। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्लैंड यानी ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, बहुत सारे सेल्स जो हैं वो जब ग्रुप बना लेते हैं तो वो ग्रुप बनाने के बाद कहलाते हैं ग्लैंड। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि ये बहुत सारे सेल्स हैं, सपोज करो ये बहुत सारे सेल्स हैं और इन सेल्स ने आपस में ग्रुप बना लिया। ठीक है, ये अलग अलग सेल्स थे, इन्होंने इंटीग्रेट हो गए, ये आपस में ग्रुप बना लिए और अब ये मिल करके कोई केमिकल रिलीज करते हैं। इन्होंने कहा कि भाई हम अकेले अकेले काम नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग आपस में मिल जाते हैं। तो ये सारे सेल्स आपस में इकट्ठे हो गए, और जब ये सारे सेल्स आपस में इकट्ठे हो गए तो इनका नाम पड़ जाता है ग्लैंड। ठीक है, अब ये ग्लैंड कुछ सिक्रीशन करना शुरू करेंगे, है ना। ये ग्लैंड कुछ सिक्रीशन करना शुरू करेंगे, कुछ सिक्रीट करना शुरू करेंगे, और जब ये कुछ सिक्रीट करेंगे तो सिक्रीशन के बेसिस पे इनका नाम पड़ता है एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन। अगर ये हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं तो ये बन जाएंगे एंडोक्राइन, और अगर ये एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं तब ये बन जाएंगे एक्सोक्राइन। तो मोटा मोटा हमने सीखा कि ग्लैंड किसे कहते हैं, ग्लैंड कैसे काम करता है, और ग्लैंड कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली ग्लैंड के ना दो टाइप्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक इंडोक्राइन। लेकिन एक टाइप और होता है, स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिसको कुछ लोग थर्ड टाइप भी बोलते हैं। ये स्पेशल ग्लैंड होता है मिक्स ग्लैंड। इस पे अभी बात करेंगे, पहले बात करते हैं एक्सो और इंडो पे। तो अब तक हम लोगों ने पहले समझ लिया कि व्हाट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। जब बॉडी में कोऑर्डिनेशन का प्रोसीजर केमिकल्स के थ्रू होता हो तो उसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। पहली बात, ये जो केमिकल्स हैं ये ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ग्लैंड क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल जो सिक्रीट करे। सिक्रेशन के बेसिस पे हमने इसको एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन बोला। अब देखो, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा इसमें डक्ट पाए जाते हैं, डक्ट, इसमें डक्ट होता है। और दूसरी बात, ये जो भी चीज निकालेगा उसको हम एंजाइम कहेंगे। तो एंजाइम जिससे निकलता है और जिसमें डक्ट पाया जाता है उसे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक इसका अपोजिट कर दो, जिससे हार्मोन निकलेगा और जिसमें डक्ट नहीं पाया जाएगा, डक्टलेस, है ना। ये पेपर में क्वेश्चन आता है विच ग्लैंड इज डक्टलेस। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, मतलब इनके सिक्रीशंस को तुम देख नहीं सकते। जब डक्ट ही नहीं है तो ये कहीं से निकलता हुआ ही नहीं दिखेगा। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इसके सिक्रीशन यानी कि जो हार्मोन्स है वो निकलते हुए दिखाई नहीं देते, है ना। वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जहां पे इनका टारगेट होता है वहां पे डायरेक्ट रिलीज होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? एक्सोक्राइन में डक्ट होता है, ये एंजाइम निकालते हैं। इंडोक्राइन में डक्ट नहीं होता और ये हार्मोन निकालते हैं। अब एक और बात करते हैं, मिक्स ग्लैंड क्या होता है। देखो, कभी कभी ना कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी होते हैं जो दोनों का काम करते हैं, जो एक्सोक्राइन का भी काम करते हैं, जो इंडोक्राइन का भी काम करते हैं। तो अगर कोई ग्लैंड इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करे तो ऐसे ग्लैंड्स को हम बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। इसका एक ही एग्जांपल है मिक्स ग्लैंड का, जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं। ठीक है, पैंक्रियास, उस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो पैंक्रियास इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड बिकॉज ये हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालता है। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई होंगी। अब देखो, हमारी बॉडी में कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड है, इस पूरे ग्लैंड का मैंने यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम दे दिया है सिंपल सा, जिससे हमें लोकेशन याद रहे
कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले ग्लैंड की। देखो सबसे पहला ग्लैंड होता है हमारा हाइपोथैलेमस। ये हमारे ब्रेन का पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है रेगुलेटिंग बॉडी होती है। तो हाइपोथैलेमस, दूसरे नंबर पे आता है पिट्यूटरी, है ना, और फिर पीनियल। तो हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी तीन होते हैं, ये तीनों आपके खोपड़ी में यानी कि ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये ब्रेन के अंदर के पार्ट्स हैं। अभी हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी ये ब्रेन के अंदर है। फिर जब तुम नेक वाले रीजन में आओगे, गर्दन में, तो गर्दन में दो पार्ट होता है। तुमने अक्सर सुना होगा थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है कुछ लोगों को, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, है ना, थायराइड बढ़ जाना घट जाना। तो गले में एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड थायराइड, और ठीक थायराइड के पीछे लगा होता है पैराथायराइड। अभी डिटेल में एक एक करके सारा हम लोग सीखेंगे, पहले सारे नाम देख लेते हैं। फिर हार्ट, ये हार्ट है, तो हार्ट के पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं थाइमस, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, यहीं पे ये देखो लिवर है, लोकेशन के लिए याद करना है, ये पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज अपना इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, यही मिक्स ग्लैंड होता है। फिर ये दोनों किडनी है, किडनी के ऊपर ये टोपी के जैसा देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, इस टोपी की तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम एड्रीनल या फिर सुप्रारीनल कहते हैं। सुप्रारीनल इसलिए कहते हैं क्योंकि रीनल का मतलब होता है किडनी, किडनी के ऊपर है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड। तो किडनी के ऊपर है तो सुप्रारीनल। फिर रिप्रोडक्टिव में आ जाते हैं, तो फीमेल में ओवरी होता है और मेल में टेस्टिस होता है। मैंने एक साथ यहाँ पे दिखा दिया है ताकि याद रहे। ये सब चीजें तो मेल फीमेल में सेम है, बस डिफरेंस ये होगा कि अगर फीमेल है तो ओवरी होगा, मेल है तो टेस्टिस होगा। इन दोनों को हम लोग गोनेड कह सकते हैं, इन दोनों को हम लोग गोनेड कह सकते हैं। तो कभी भी पूछे गोनेड के हार्मोन्स तो मतलब वो टेस्टिस ओवरी दोनों पूछ रहा है, ठीक है। और एग्जैक्ट पूछेगा तो ओवरी बोलेगा या टेस्टिस बोलेगा। तो हम लोग ने नाम क्या सीखा, हाइपोथैलेमस, फिर पीनियल, फिर पिट्यूटरी, फिर थायराइड, फिर पैराथायराइड, फिर थाइमस, फिर पेंक्रियाज, फिर एड्रिनल, फिर गोनेड, ठीक है। देखो कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंडोक्राइन नहीं होते, बट उनको इंडोक्राइन हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि ये स्टमक, ठीक है। स्टमक भी कभी कभी कुछ एंजाइम्स निकालता है, इंटेस्टाइन से भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, इसलिए इनको भी इंडोक्राइन में काउंट करते हैं। कभी कभी कुछ हार्मोन्स हार्ट से भी निकलते हैं, तो स्टमक, इंटेस्टाइन और हार्ट, इन तीनों को भी इंडोक्राइन स्ट्रक्चर में रखा गया है। ये अलग से इंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। और बाकी के तो एग्जैक्ट इंडोक्राइन है ही, जिसमें से पेंक्रियास मिक्स ग्लैंड है, जिसको तुम मिक्सोक्राइन भी कह सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इन सारे एक एक ग्लैंड के बारे में पढ़ना है कि कौन सा हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन की वजह से कौन सी डिजीज होती है, तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे, ठीक है। स्टैटिन, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया कि हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अब एक एक करके सारे हम लोग ग्लैंड्स को देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज हार्मोन। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हार्मोन्स किसे कहते हैं। तो अगर हम हार्मोन्स को देखें तो हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स की जो डेफिनेशन है ना, उसमें चार बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो तुमसे एग्जाम में कभी भी पूछे कि हार्मोन्स में ये चीज होती है कि नहीं, तो बताओगे कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, मतलब हार्मोन्स में अपना कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते इसमें। इंटरसेलुलर, ये सीधे सेल के अंदर टारगेट करता है, ठीक है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है टारगेट ऑर्गन, ठीक है। तो जो हार्मोन जिस जगह पे काम करने के लिए निकला है उसको उसका टारगेट ऑर्गन बोलते हैं, और एक होता है ऑर्गन स्पेशलिटी, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो। जैसे मान लो, एग्जाम्पल देते हैं कि सपोज करो कि तुम्हें एक सपोज करो एक नया मोबाइल खरीदना है, ठीक है, या कोई एक नया गेम खरीदना है। तो मोबाइल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो तुमने पहले से अपना जो शॉप है वो सेट कर रखा है, तो वो शॉप तुम्हारा टारगेट है, ठीक है। तो उस जगह पे ही तुम जाओगे, मार्केट में तो बहुत सारे दुकान है। उसी तरह से जो हार्मोन, जैसे कोई हार्मोन ब्रेन से निकला, अब उसको काम करना है किडनी पे, तो वो ब्रेन से निकल रहा है और पहुंच रहा है सीधे किडनी के पास। रास्ते में कई सारी चीजें पड़ रही हैं, बट उसको उन चीजों से मतलब नहीं है।
तो हर हार्मोन का अपना एक टारगेट होता है, ठीक है। तो जो भी हार्मोन जहां से निकला वो जिस जगह पे काम करने के लिए जा रहा है वो उसका टारगेट होता है। दूसरी बात, एक चीज होती है ऑर्गन स्पेशलिटी, मतलब हार्मोन कहाँ काम करेगा वो टारगेट है। तुम मोबाइल कहाँ से लोगे वो टारगेट है, कौन सी मोबाइल लोगे, ठीक है, वो होता है स्पेशलिटी। ठीक, तो हार्मोन सब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो पिट्यूटरी से कोई हार्मोन निकला और वो काम कर रहा है गोनेट पे, तो गोनेट उसका टारगेट है और गोनेट पे वो जो हार्मोन निकलवा रहा है वो उसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, इंटरसेलुलर मतलब सीधे सेल के अंदर काम करते हैं, तभी तो ये दिखाई नहीं देते ना। हम लोगों ने अभी बात किया ना कि हार्मोन्स को देखा नहीं जा सकता, और ये एज अ मैसेंजर काम करते हैं। एज अ मैसेंजर मतलब ये बेसिकली मैसेज देने का काम करते हैं। हॉर्मोन्स जो है वो किसी काम को कराने के लिए मैसेज देते हैं, उस काम को कराना है कि उस काम को रोक देना है ना। और हॉर्मोन्स बहुत ही थोड़े अमाउंट में निकलते हैं, काम आपको 10 साल कराना है या काम आपको 10 घंटे कराना है, हॉर्मोन्स उतने ही निकलते हैं। तो हॉर्मोन्स का अमाउंट बहुत ही ट्रेस अमाउंट में निकलता है, हार्मोन कभी भी बहुत ज्यादा नहीं निकलेगा, हार्मोन हमेशा ट्रेस अमाउंट में निकलता है, थोड़े अमाउंट में निकलता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो पहली बात नॉन न्यूट्रिएंट, इंटरसेलुलर, मैसेंजर और ट्रेस अमाउंट, ये चार बातें अगर तुम्हें पता है तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन तुम बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग पहला ग्लैंड पकड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। देखो हाइपोथैलेमस है क्या, जिन लोगों ने ब्रेन पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा, अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको कैसे पता हो, तो एकदम सिंपल करके बता रहे हैं, ठीक है। देखो सारी चीजें जो भी बता रहे हैं पूरा पेपर, क्वेश्चन पेपर इसी से मिलकर के आना है। आप चाहे बोर्ड स्टूडेंट हो, चाहे आप नीट एस्पिरेंट हो, चाहे आप सीवीटी के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी तरह की तैयारी कर रहे हो, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो ये जितना मैंने लिखा है इसी के अंदर से आएगा, इसके बाहर से नहीं आने वाला। आप कोई भी पेपर लेकर के मिला लेना, चाहे प्री 5 क्यों मिला लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास है, और जो अभी आने वाला है उसको मिला लेना। तो ये डिक्टो बहुत अच्छे से कंसाइज किया गया है कि आप वन बोर्ड नॉलेज कहते हैं इसको, एक बार में एक ही बोर्ड पे सारे क्वेश्चंस आपको मिल गए, खाली आपको इसको तैयार करना है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइएनसेफेलॉन ऑफ फोरब्रेन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपो का मतलब ही होता है जो नीचे है ना। तो किसके नीचे है भाई, डाइएनसेफेलॉन ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन में कई पार्ट्स होते हैं, तो फोरब्रेन का जो डाइएनसेफेलॉन है उसका बेसल पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। मान लो ये फोरब्रेन है, ठीक, तो फोरब्रेन का ये वाला मान लो ये फोरब्रेन है पूरा मार्कर, और ये फोरब्रेन का ये वाला पार्ट डाइएनसेफेलॉन है, ये वाला, तो इसके नीचे का पोर्शन जो है वो कहलाएगा क्या, हाइपोथैलेमस, ठीक। या फिर ये भी कह सकते हो द बेस ऑफ द थैलेमस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसे भी दिया हुआ है, द बेस ऑफ द थैलेमस दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स का मिलकर के बना है, जैसे ये मार्कर है तो ये प्लास्टिक से मिलकर बना है, उसी तरह से हाइपोथैलेमस न्यूरोसिक्रीटरी सेल से मिलकर के बना होता है, जिसके कॉम्पोजिशन को न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, और यही न्यूक्लियाई हार्मोन्स निकालते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया है कि हाइपोथैलेमस में हार्मोन्स कौन निकालते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, सारी बातें एकदम ध्यान से पढ़ो, अभी नोट नहीं करो, पहले समझो, बाद में फिर स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स तैयार कर लेना। और इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा लिखा नहीं है, जो भी चीजें एकदम जरूरी हैं जो पेपर में आएगा वही बताया गया, ठीक है। इससे सिंपल, इससे आसान हो ही नहीं सकता, बहुत सिंप्लीफाइड करके बताया है कि तेज स्टूडेंट है उनका रिवीजन हो जाए, कमजोर स्टूडेंट है तो वो अच्छे से समझ जाए, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी इसको समझ पाए, ठीक है। तो हार्मोन्स कौन निकालता है, न्यूक्लियाई। अब ये करते क्या है, जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, इनका फंक्शन क्या है, दे रेगुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, दो काम, रेगुलेशन किसका, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन पिट्यूटरी को कंट्रोल करना है, बाकी गोनेड से इसको मतलब नहीं है। तुम इसको ऐसे समझो कि प्रिंसिपल, टीचर और चेयरमैन, स्कूल में 3 लोग होते हैं, गवर्निंग बॉडीज, चेयरमैन होता है, प्रिंसिपल होते हैं और टीचर्स होते हैं। तो चेयरमैन को टीचर से मतलब नहीं है,
चेयरमैन अपनी सारी इंफॉर्मेशन, सारे मैसेजेस किसको देंगे? प्रिंसिपल सर को। और प्रिंसिपल सर जो हैं वो उस सारे मैसेजेस को ट्रांसफर करेंगे, कैरी ऑन करेंगे टीचर्स के पास। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस इज अ चेयरमैन जो गवर्न कर रहा है पिट्यूटरी को, एंड पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड जस्ट लाइक अ प्रिंसिपल जो गवर्न करेगा टीचर्स को। ठीक है, बहुत सिंप्लीफाइड किया है मैंने, ध्यान से समझो। तो पिट्यूटरी के फंक्शंस के सिंथेसिस और सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा। हाइपोथैलेमस से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। देखो ट्रिक बता रहे हैं, अगर तुमसे कभी भी एग्जांपल पूछ दे कि ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी से निकलता है कि हाइपोथैलेमस से, तो कई बार हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स में ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान से समझो, हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन निकलते हैं। पहला रिलीजिंग हार्मोन, किसी भी हार्मोन में आरएच लगा हो, ठीक है, एक दो एक्सेप्शन छोड़ के, वो एक्सेप्शन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी में, तो वो हाइपोथैलेमस से निकलता है। फॉर एन एग्जांपल जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी पे जाके काम करता है, न कि गोनेड पे। ये पिट्यूटरी को जाके बोलता है कि भाई गोनेड्स को इंफॉर्मेशन दो। ठीक, तो हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है जो पिट्यूटरी पे काम कर रहा है, फिर पिट्यूटरी आगे मैसेज देगी। पिट्यूटरी जो है वो एफएसएच और एलएच निकलवाएगी। तो एफएसएच और एलएच पिट्यूटरी से निकले, इसके लिए कौन है? जीएनआरएच। जब तक ये मैसेज नहीं देगा तब तक ये नहीं निकलेगा। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। तो किसी भी हार्मोन में मोटा मोटी अगर आरएच लगा है तो आप समझ जाओ वो हाइपोथैलेमस का है, एक दो एक्सेप्शन छोड़ के। और दूसरा हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलते हैं दैट इज कॉल्ड इनहिबिन। इनहिबिन किसी भी चीज को इनहिबिट करना, किसी भी फंक्शन को रोकना, कम करना, डिक्रीज करना, ये काम होता है। जैसे एग्जांपल है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन ना, अगर तुम ध्यान से देखो तो सोमेटोस्टेटिन बेसिकली करता क्या है, ये इनहिबिन करता है, मतलब इस प्रोसेस को कम करता है। फॉर एन एग्जांपल जैसे ग्रोथ, मान लो ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, तो ग्रोथ हार्मोन को कम करने का काम सोमेटोस्टेटिन करता है। ठीक है, तो अगर किसी में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको बीमारी हो जाएगी ना, एक्रोमिगेली या इस तरह की कोई भी डिजीज, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी पिट्यूटरी में। तो उसको कम करने का काम, ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट को कम करने का काम करता है इनहिबिन। तो समझ गए, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिंग हार्मोन। अब एक चीज समझते हैं, पेपर में ना एक फंक्शंस का आजकल क्वेश्चन आने लगा है, तो ध्यान से देखो। मान लो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन ने केमिकल बना दिया, मतलब हार्मोन्स बना दिया। ठीक है, अब वो हार्मोन्स, न्यूरॉन में एक्सॉन होता है, एक्सॉन से होता हुआ नर्व एंडिंग तक पहुंचा। भाई न्यूरॉन हम जानते हैं, ये न्यूरॉन है अगर, तो ये उसका एक्सॉन होगा और ये उसकी नर्व एंडिंग होगी, यही होता है ना। तो हाइपोथैलेमस ने, न्यूरॉन ने जो है वो हार्मोन बनाया, वो हार्मोन एक्सॉन से होता हुआ नर्व एंडिंग तक पहुंच गया। अब नर्व एंडिंग से पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वो पिट्यूटरी के अंदर पहुंच गया, तभी तो जाके पिट्यूटरी को मैसेज देगा ना। अब क्वेश्चन आएगा कि हाइपोथैलेमिक जो न्यूरॉन्स हार्मोन्स हैं जो एक्सॉन से चल रहे हैं, नर्व एंडिंग से होता हुआ, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से होता हुआ पिट्यूटरी तक गया, वो कौन से पार्ट को कवर करेगा, किस पार्ट को, पिट्यूटरी के कौन से पोर्शन पे अपना एक्शन करेगा? तो दैट इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। याद रखना, हाइपोथैलेमस के हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को गवर्न करते हैं, और उसके लिए उन हार्मोन्स को एक्सॉन से होते हुए, नर्व एंडिंग से होते हुए पहुंचना पड़ेगा। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस के, उसके लिए उसको बार बार हार्मोन भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइपोथैलेमस हार्मोन बना लेता है और उसको सीधे ले जाके पोस्टीरियर के पास स्टोर कर देता है, और जब जरूरत होगा सीधे पोस्टीरियर से निकलवा देता है। लेकिन एंटीरियर के लिए उसको बार बार हार्मोन भेजना पड़ेगा। इसको तुम ऐसे समझो कि मेरे पास दो लोग हैं, एक लोगों को हमें बार बार भेजना पड़ता है कोई मैसेज ट्रांसफर करने के लिए, और एक लोगों को हमने पहले ही से बता रखा है कि देखो इस टाइम पे ये काम करा लेना, तो वो पहले से वहां जाके बैठे हुए हैं, उनके लिए बार बार रेगुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। तो सीधा क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन पार्ट, इनमें से कौन सा पार्ट डायरेक्ट कंट्रोल में होता है? पोस्टीरियर। और कौन डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता? एंटीरियर। ठीक है, इसको फटाक से नोट करिए, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। और इससे निकलेगा एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि ह्यूमन में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, हार्मोन किसे कहते हैं, हार्मोन कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पिट्यूटरी कैसे होता है। देखो हाइपोथैलेमस तो हम लोगों ने अभी पढ़ा,
अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो बेसिकली क्या होता है, पिट्यूटरी की अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, विच इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी को हम बोल सकते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये पूरे अदर ग्लैंड्स पे कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को गवर्न करेगा और पिट्यूटरी बाकी के ऑर्गन्स को गवर्न करेगा। पहली बात, देखो पिट्यूटरी का लोकेशन पूछता है, तो पिट्यूटरी जो है एक बोनी कैविटी के अंदर होता है, एक बोनी कैविटी, ठीक है। पिट्यूटरी एक ब्रेन के अंदर, खोपड़ी के अंदर एक छोटी सी कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर छोटा सा पिट्यूटरी, वन पेयर मटर के दाने के जैसा होता है, पी सीड, तो उसके अंदर ये सुरक्षित है और ये हमारे हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है। पिट्यूटरी जो है जिस कैविटी में होता है उसको सेला टर्सिका कहते हैं, ठीक है। और ये पिट्यूटरी हमारे हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है एक स्टाल्क के थ्रू, एक थोड़ा सा मतलब समझ लो जैसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, जैसे धागा समझ लो, तो एक धागे से जुड़ा रहता है। ये तो हो गया लोकेशन, कहाँ है, कैसे जुड़ा हुआ है और क्या काम करता है। अब देखो जो पिट्यूटरी होता है इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। बहुत ध्यान से समझना, पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और कई लोगों को समझ नहीं आता, बट मैंने इसका बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया है, ठीक है। खुद से बनाई टेक्निक है, बहुत ध्यान से देखो, बहुत इजीली समझ में आएगा, बस आराम से क्लास को समझते जाओ। देखो एडिनो हाइपोफिसिस और न्यूरो हाइपोफिसिस। जो एडिनो हाइपोफिसिस होता है इसके दो पार्ट होते हैं, ए होता है पार्स डिस्टालिस और बी होता है पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। तो एडिनो के दो पार्ट और न्यूरो के कोई पार्ट नहीं होते, न्यूरो का ही दूसरा नाम है पार्स नर्वोसा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ए बी सी है ना, तो हम अगर इस हिसाब से देखें तो पिट्यूटरी के तीन तीन स्ट्रक्चर्स हो गए, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। ये दोनों पार्ट इसके भाग हैं, इसके पार्ट हैं, लेकिन इसका कोई पार्ट नहीं होता। पहली बात ध्यान से समझना, इसके दो भाग, इसके कोई भाग नहीं, इसी का दूसरा नाम। उसके बाद जो पार्स डिस्टालिस है इसी को हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ये पेपर में कई बार पूछा है, विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग पार्ट ऑफ पिट्यूटरी इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। इनमें से पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी कहलाता है, तो बताएंगे कि सर पार्स डिस्टालिस को एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि फिर पोस्टीरियर कौन है, तो दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर। जो नर्वोसा वाला पार्ट है उसको पोस्टीरियर कहते हैं, मतलब ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर, ठीक है। इंटरमीडिया के लिए कोई टर्म नहीं है, तो मेन यही दोनों होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब वैसे तो इंपॉर्टेंट हर एक चीज है, लेकिन इस हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो तो तीन स्ट्रक्चर्स हो गए, अब तीनों को पहले समझते हैं। देखो पार्स डिस्टालिस जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। क्या क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन निकलवाता है, जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, पीआरएल मतलब होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलवाता है, टीएसएच का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलवाएगा। फिर होता है एसीटीएच एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो ये निकलवाता है एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर निकलवाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 1 2 3 4 5 6 है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट तुम्हें कम से कम इतना याद रखना है, ये 6 हार्मोन्स तुम्हारे पार्स डिस्टालिस से हैं, ठीक है। ग्रोथ, पीआरएल, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच और एफएसएच। अब पार्स इंटरमीडिया जो है वो एक ही हार्मोन निकलवाती है जिसको कहते हैं मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो तुमने एक चीज देखा यहाँ पे देखो एसएच एसएच एसएच, तो कहीं भी एसएच लगा हो स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो समझ जाओ वो हार्मोन पिट्यूटरी निकलवा रहा है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी निकलवाती है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन निकलवाता है, पिट्यूटरी। लेकिन अगर रिलीजिंग हार्मोन है तो वो कौन निकलवाएगा, हाइपोथैलेमस। दिस इज द ट्रिक, आरएच हाइपोथैलेमस, एसएच पिट्यूटरी, ठीक है। एक चीज और देखो ध्यान से, जो न्यूरो हाइपोफिसिस है जिसको तुम कह रहे हो पार्स नर्वोसा, जिसको तुम पोस्टीरियर कह रहे हो, ठीक है,
इसमें क्या होता है, ये दो हार्मोन्स के लिए कंट्रोल करता है, एक ऑक्सीटोसिन और एक वैसोप्रेसिन। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये खुद से हार्मोन नहीं बनाता, ठीक है, ये केवल स्टोर करता है, ये केवल स्टोर एंड रिलीज करता है। तो पेपर में पूछेगा कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन स्टोर और रिलीज कहां से होता है, तो बोलोगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक। लेकिन पूछेगा सिंथेसिस कहां से होता है, तो बोलोगे हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इसको बनाता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस इसको बनाता है। तो ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, जिनमें आरएच नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये हाइपोथैलेमस में बनता है। हाइपोथैलेमस बना के इसको छोड़ देता है इसके पास कि लो भाई तुम रखे रहो, जब हम कहेंगे तो निकाल देना, ठीक। अब थोड़ा इसका फंक्शन देखो, देखो ये हाइपोथैलेमस है, ये तुम्हारा पिट्यूटरी है, ये जिस कैविटी में होगा उसको हम सेला टर्सिका कहेंगे, और जिस चीज से जुड़ा है उसको हम स्टाल कहेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा इंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर। अब तुम जरा ध्यान से देखो, हाइपोथैलेमस से ये न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, ठीक, ये नर्व एंडिंग है, यहां पे देखो ब्लड है, ठीक, इसको हम कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन अभी पढ़ा था ना। तो देखो एंटीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट हार्मोन्स नहीं आ रहे, हार्मोन्स यहां बने और फिर एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक आए। लेकिन अब नर्व एंडिंग से देखो एंटीरियर तक कैसे पहुंचेगा, इसको ब्लड में डालना पड़ेगा, और ब्लड लेकर के इसको एंटीरियर में आ रहा है। ध्यान से देखो, नर्व ने बनाया, सेल्स ने यहाँ पे, ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे जो है, और इन्होंने एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक पहुंचा दिया। अब नर्व एंडिंग से ये ब्लड के अंदर पहुंच के एंटीरियर पे आ रहा है। तो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसी तरह से ये इसको भी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के केस में क्या हो रहा है, देखो सीधे यहां बना, कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं, सीधे ये एक्सॉन से होता हुआ नर्व एंडिंग तक आ गया। यानी हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन सीधे न्यूरॉन्स में बनते हैं, फिर एक्सॉन से होते हुए डायरेक्ट नर्व एंडिंग से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ला करके स्टोर कर दिए जाते हैं। और जब इनको कहा जाता है, यहां से मैसेज आएगा, तो वहां से ये इसको रिलीज करेंगे। तो सिंथेसिस किसने किया, इसने किया, ठीक है। तो सिंथेसिस इसने किया, स्टोर और रिलीज इसने किया। इस केस में इसने यहां पे मैसेज भेजा, आरएच हार्मोन भेजेगा, गवर्निंग हार्मोन भेजेगा, वो हार्मोन यहां पहुंचेगा और इसको कहेगा कि खुद से सिंथेसिस करो। तो ये अपने हार्मोन खुद सिंथेसिस करता है, जबकि ये अपने हार्मोन केवल स्टोर और रिलीज करता है, सिंथेसिस नहीं करता। मैंने बहुत इजी बताने की कोशिश की है कि अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है, बहुत इजी करके। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, नोट करिए, फिर हम लोग इसके आगे की चीजों पर डिस्कस करते हैं। इजेक्शन, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो आप अब तक सीख चुके हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी किसे कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कैसे कहते हैं, कैसे एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो पोर्टल सिस्टम के कांटेक्ट में होता है, जबकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। अब हम लोग पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स का एक्शन देखते हैं। देखो पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, इसी को कम करने के लिए हाइपोथैलेमस से निकलता है सोमेटोस्टेटिन, याद है ना, इनहिबिन। तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है, कौन से पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक। अब ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा हो जाए, पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलने लगे तो क्या होगा, गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म, गिगेंटिज्म का मतलब होता है शरीर का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाना, लिमिट से भी ज्यादा ग्रोथ हो जाना। अब देखो ये मार्कर है, इसकी साइज ऐसी होनी चाहिए। अब ये मार्कर की साइज इतनी हो जाए तो ये अपने नॉर्मल लुक से ज्यादा एक्सटेंड हो गया। तो जब कोई चीज अपने नॉर्मल लुक से ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है तो उसको हम गिगेंटिज्म कहते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर ये हार्मोन कम हो जाए, लेस अमाउंट में निकलने लगे, कम, तो अगर ये लेस या कम अमाउंट में निकल रहा है तो ऐसी स्थिति में स्टंट ग्रोथ होगा, जिसको तुम ड्वार्फिज्म कह सकते हो, बौनापन कह सकते हो, ठीक है। इसी तरह से जो पीआरएल है, ये मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट पे काम करता है, प्लस मिल्क फॉर्मेशन के लिए। तो पेपर में आए कि भाई फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कौन कंट्रोल करता है, तो बोलोगे पीआरएल कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी तरह से टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कराता है थायराइड्स को। तो जो थायराइड ग्लैंड है
उसमें हार्मोन्स का सिंथेसिस हो, उसमें हार्मोन्स का सिक्रेशन हो, वो काम कराता है। ठीक है, इसी तरह से ACTH है। ACTH जो होता है मतलब एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये स्टेरॉइड हार्मोन्स निकलवाता है, जिसको तुम ग्लूकोकार्टिकोकॉइड कहते हो। ये कॉर्टेक्स से निकलता है। एक्चुअली इसके बारे में हम लोग अभी आगे सीखेंगे, जब किडनी पढ़ेंगे ना, या फिर एड्रिनल ग्लैंड, तो वहां पे इस पे हम लोग बात करेंगे। MSH जो होता है, जो कि इंटरमीडिया से निकलता है, ये मेलानोसाइट निकलवाता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये मेलानोसाइट का मतलब होता है मेलानिन, है ना। बॉडी में मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से स्किन का कलर आता है। तो स्किन का कलर डार्क होगा कि स्किन का कलर लाइट होगा, ये इसी पे डिपेंड करता है ना। तो स्किन का कलर, जैसे जो लोग बहुत धूप में रहते हैं, या फिर कई जगहों पे जेनेटिक्स इनहेरिटेंस होता है, यहाँ पे स्किन कलर बहुत डार्क हो जाता है। कई देशों में जेनेटिक्स ऐसा है कि स्किन कलर बहुत लाइट हो जाता है। तो स्किन का कलर लाइट होगा या स्किन का कलर डार्क होगा, ये कंट्रोल इनके हाथ में होता है। ठीक है, इसी तरह से जो न्यूरो हाइपोफिसिस है, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उससे निकलता है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, मतलब रिलीज होता है। बनता तो हाइपोथैलेमस में, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो वैसोप्रेसिन को हम लोग बोलते हैं ADH, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। अब ये क्या होता है, अब इसको हम लोग सीखेंगे अभी जब किडनी पढ़ते हैं हम लोग, यूरिन फॉर्मेशन वहां पे। अभी हम थोड़ा तुम्हें समझाते हैं इसको। देखो, कभी कभी क्या होता है कि यूरिन में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो यूरिन बहुत पतला हो गया। ठीक है, अगर ज्यादा पानी शरीर से निकल जाएगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा। तो ऐसे में यूरिन बहुत पतला हो गया, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डाईयूरेसिस। जैसे क्रिमिनल, क्रिमिनल को रोकने वाला एंटी क्रिमिनल होता है ना पुलिस में, वैसे ही डाईयूरेसिस मतलब पानी ज्यादा जा रहा है। तो पानी को कम करने के लिए, पानी कम जाए यूरिन में, इसको रोकने के लिए होता है एंटी डाईयूरेसिस। इसीलिए इस हार्मोन का नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इस पे हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। फिर ऑक्सीटोसिन जो है ना, वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन एक्चुअली स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ये खास करके ना फीमेल में ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि फीमेल में यूट्रस जब चाइल्ड बर्थ होता है, तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, मिल्क का इजेक्शन, मतलब मिल्क बनेगा इसके द्वारा, इसकी वजह से, लेकिन मिल्क इजेक्ट होगा, निकलेगा किसकी वजह से, इसकी वजह से। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम कुछ गोनेडल हार्मोन्स की बात करें, जैसे मान लो LH, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में क्या करता है भाई, एंड्रोजन बनवाता है, जिस, ठीक है, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म्स बनवाता है। तो इसके लिए LH जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि स्पर्म बनाने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, एंड्रोजन चाहिए। इसको कौन निकलवाएगा, LH। फीमेल में LH जो है वो ओवुलेशन पे काम करता है। इसके अलावा LH सर्ज सुनते हैं हम लोग इसको। इसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल होती है, उसका मेंटेनेंस देखना, मतलब जब ओवुलेशन हो गया उसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, उस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कराना, ताकि उससे प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन निकले। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही चैप्टर एज इट इज नहीं होता, बायो में ना एक एक टॉपिक दूसरे दूसरे चैप्टर से इंटीग्रेटेड होता है। अब देखो, रिप्रोडक्शन चैप्टर से ये टॉपिक लिंक हो रहा है, तुमसे पूछ देगा कि ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है। ओवुलेशन के बाद जो लेयर बच जाती है, जिसको तुम ग्राफियन फॉलिकल का लेयर कहते हो, कॉर्पस ल्यूटियम, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम की मेंटेनेंस देखना कि वो बची रहे, और वो प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन निकालते रहे, जिससे फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंट्रोल होगा। वो सारा काम ये कराता है। और जो FSH है, ये फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल देखता है। तो जो ओवरी है, उसकी जो फॉलिकल है, उसको कंट्रोल करता है FSH। ठीक है, तो इतना फटाफट नोट कीजिए, याद कीजिए, और हम लोग आगे चलते हैं फिर अगले टॉपिक में, एक्सेट्रा। देखो, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। सारे ग्लैंड हमने पढ़े, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी। तो पहले हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, फिर पिट्यूटरी पढ़ लिया। अब हम लोग पीनियल ग्लैंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हम पीनियल ग्लैंड को देखें, तो पीनियल ग्लैंड होता कहाँ पे है, पीनियल ग्लैंड होता है डॉर्जल साइड ऑफ फोर ब्रेन। हमारा जो फोर ब्रेन होता है, उसके डॉर्जल साइड में पाया जाता है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जिस हार्मोन को निकालता है उसका नाम है मेलाटोनिन। देखो, वो था मेलानोसाइट, ये मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी में इतने सारे फंक्शन कराता है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि हमारे बॉडी का डाईअर्नल सिस्टम, डाईअर्नल सिस्टम का मतलब होता है
तुम्हारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक चल रहा है जिसको तुम कहते हो बायोलॉजिकल क्लॉक। ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना, इसका मेन फंक्शन होता है शरीर की घड़ी को मेंटेन करना। हमारी जो बाहरी घड़ी होती है उसके हिसाब से हमारे शरीर को मेंटेन करना। जैसे अगर हम तुम्हें घड़ी ना दिखाएं फिर भी तुम्हारी बॉडी को अंदाजा लग जाता है कि अच्छा सुबह हो चुका है, रात हो चुका है। जैसे ही रात होता है तुम्हें नींद आने लगता है, जैसे ही सुबह होता है तुम्हारा नींद खुल जाता है। अगर तुम टाइम पे खाना खाते हो तो एग्जैक्ट टाइम पे तुम्हें भूख लग जाएगा। तो बॉडी को कैसे पता चल रहा है? तो बॉडी को ये सारी चीजें पता चल रही हैं डायर्नल सिस्टम की वजह से, है ना। बॉडी में ना एक घड़ी चलती रहती है जिसकी वजह से इंटरनल वॉच जो शरीर के सारी चीजों को कंट्रोल करता है। इसके साथ हमारी बॉडी का जो रिदम होता है, रिदम मतलब बॉडी कब जगेगी कब सोएगी, है ना, हम कब खाना खाएंगे, ये सारा चीज कहलाता है डायर्नल और इसको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के जो भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, बॉडी का पिगमेंटेशन और साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल और बॉडी में डिफेंस का काम भी ये पीनियल ग्लैंड देखता है। डिफेंस का मतलब हो गया सुरक्षा, है ना, बॉडी में कब एंटीबॉडी बनेगी, कोई एंटीजेंस आए कि नहीं, और मान लो कोई पैथोजन आ गए तो उनसे कैसे लड़ना है, कैसे लड़े थे, उस चीज को याद रखना। मतलब बहुत सारा फंक्शन ये कराता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कैल्शियम का रेगुलेशन। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस। अब हम लोग बात कर रहे हैं थायराइड के बारे में। देखो थायराइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अक्सर आपने अपनी डेली लाइफ में सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। थायराइड ग्लैंड या तो उनका बड़ा हो जाता है या कम हो जाता है ना। तो हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, इस तरह की चीजें होती हैं। आज हम लोग इन सब चीजों पे ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वो दो लोब्स में बटी होती है और ये कहाँ पाई जाती है, ट्रैकिया पे, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये देखो, ये तुम्हारा ट्रैकिया है, ठीक है, सांस लेने वाली नली। इस ट्रैकिया में देखो दोनों लोब्स हैं, लोब्स नंबर 1 और लोब्स नंबर 2। तो थायराइड जो है वो दोनों लोब्स में बटा होता है। ठीक है, ये हम लोग वेंट्रल साइड देख रहे हैं, वेंट्रल साइड, और ये हम देख रहे हैं डॉर्जल साइड, डॉर्जल साइड। डॉर्जल साइड मतलब पीछे से, ये आगे से। कोई व्यक्ति सामने खड़ा है और उस व्यक्ति को पीछे कर दो तो पीछे से ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये आगे से पीछे तक फैला होता है। तो वेंट्रल साइड। अब ये देखो दोनों के बीच में कनेक्टिव टिश्यू लगी हुई है। ये देखो दोनों लोब्स आपस में यहाँ जुड़े हुए हैं। इस कनेक्टिव टिश्यू को ही हम कहते हैं स्थमस। तो क्वेश्चन आएगा स्थमस कहाँ है। ठीक है, बोन में भी एक स्थमस होता है, वो अलग है। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे बात करनी है। तो दोनों लोब्स जो है वो आपस में स्थमस से कनेक्टेड है, और जो ये थायराइड ग्लैंड है ये फॉलिकल से मिलकर बनी होती है। ये देखो ये पूरा फॉलिकल है ना, और इसके अंदर फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि थायराइड ग्लैंड में क्या पाया जाता है, फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू, फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू। और जब फॉलिकल्स को देखोगे तो फॉलिकल्स के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। जैसे मान लो ये फॉलिकल है, जिसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होंगे। इन सेल्स को हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल, है ना, और यही फॉलिकुलर सेल हार्मोन निकलवाते हैं। ठीक, यही फॉलिकुलर सेल क्या निकलवाते हैं, हार्मोन्स। अब अगर थायराइड को पीछे से देखा जाए, तो जब थायराइड को पीछे से देखोगे ना तो तुम्हें यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। दिस इज द बटन शेप स्ट्रक्चर्स। ये तुम्हारा पैराथायराइड है। तो थायराइड के पीछे पैराथायराइड होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दो लोब्स है ना, तो हर लोब में 1 पेयर पैराथायराइड है। तो कितने पेयर हो गए, 1 पेयर और ये 1 पेयर, टोटल 2 पेयर हो गए। तो एक लोब में 1 पेयर पैराथायराइड, तो दूसरे लोब में भी 1 पेयर, यानी कि टोटल 4 होंगे। तो 4 को अगर तुम पेयर में बांटोगे तो 2 पेयर होंगे, 1 पेयर इस लोब में, 1 पेयर इस लोब में। पैराथायराइड पे अभी हम लोग अलग से बात करेंगे, पहले थायराइड पे बात करते हैं। देखो थायराइड में हमने बताया फॉलिकल्स और स्ट्रोमल से मिलकर बना होता है, और उसके अंदर फॉलिकुलर सेल होती हैं। अब ये सेल हार्मोन निकालते हैं। एक हार्मोन होता है T4, टेट्रा आइडोथायरोथ्रिन, और T3 ट्राई आइडोथायरोथ्रिन। टेट्रा और ट्राई। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भाई थायरॉक्सिन किसको कहते हैं, तो टेट्रा वाले को ही थायरॉक्सिन कहते हैं। ये याद रखना, T4 को ही थायरॉक्सिन कहते हैं। और ये हार्मोन्स करते क्या है, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। ये सारे फंक्शंस हैं जो नॉर्मल थायराइड के फंक्शंस हैं।
अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थायराइड नॉर्मल होगा तो उसका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होगा, उसका बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट वो भी नॉर्मल होगा, उसकी बॉडी में आरबीसी फॉर्मेशन भी नॉर्मल होगी, एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म भी नॉर्मल होगा, उसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन भी नॉर्मल होगा, और उसमें टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन ये हार्मोन है, ये निकलता है पिट्यूटरी ये अपने थायराइड से। तो थायराइड से एक हार्मोन और निकलता है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, इस पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म करता है, ये एक्चुअली पैराथायराइड के साथ काम करता है, तो वहां पे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी का थायराइड नॉर्मल है तो ये सारे फंक्शंस होंगे, ठीक है, उसका बीएमआर, मेटाबॉलिज्म, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें अच्छी चलेंगी। अब थायराइड को नॉर्मल रखने के लिए एक केमिकल होता है दैट इज कॉल्ड आयोडीन। आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी की डाइट में आप आयोडीन अच्छे से नहीं खाएंगे या ज्यादा खाएंगे या कम खाएंगे तो उससे प्रॉब्लम होगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी डाइट में आयोडीन कम खाए तो कम खाने पे उसका जो थायराइड है ना वो इनलार्ज हो जाएगा, सूज जाएगा, थायराइड में सूजन आ जाएगी, उसको कहते हैं इनलार्ज थायराइड। और अगर थायराइड फूल जाए, इनलार्ज हो जाए, सूज जाए, तो उसको ग्वाइटर कहते हैं। तो ये पेपर में आता है, देखो सुनने में बड़ा उल्टा है, हाइपोथायराइडिज्म, इनलार्ज। तो ये लोगों को लगता है कि फूल गया तो मतलब हाइपर हो गया, नहीं। अगर किसी व्यक्ति में आयोडीन की कमी हो, कोई व्यक्ति आयोडीन कम खा रहा है, सपोज करो उसने आयोडीन क्या खाया, कम, तो जब वो आयोडीन कम खाएगा तो उसकी थायराइड फूल जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, और उस बीमारी का नाम है ग्वाइटर, घेंघा, गला फूल जाता है। दूर कैसे होगा, आयोडीन खिला दीजिए ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे कई बार फीमेल्स में ऐसी दिक्कत होती है, प्रेगनेंसी में अगर थायराइड कम हो जाए, हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट और मैच्योरेशन है, जो मैच्योर होने का प्रोसेस, जो डेवलपमेंट है, वो खराब हो जाता है, वो अफेक्ट हो जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन हो जाता है, बच्चे का ग्रोथ स्टंट हो जाता है। अभी तुमने ग्रोथ हार्मोन में स्टंट ग्रोथ पढ़ा, बट यहाँ थायराइड की वजह से हो रहा है, इसलिए इस बीमारी को एक नाम दिया गया है जो है क्रिटिनिज्म। पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्रिटिनिज्म किसकी वजह से होता है, थायराइड की वजह से, कम की ज्यादा, कम होने की वजह से। ऐसे बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग कमजोर होगा, आईक्यू कम होगी, स्किन एबनॉर्मल होगी, ऐसा बच्चा कई बार डीफ और म्यूटिज्म होता है। डीफ मतलब उसका सुनने और बोलने की क्षमता कमजोर हो जाती है या लगभग नहीं होती, ठीक है। तो ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने बताया है कंप्लीट सिलेबस तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको बहुत अच्छे से याद करो। बहुत सिंपल टर्म में बताया गया है कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जो पहली बार भी पढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो ये हमने थायराइड के बारे में पढ़ा, कहाँ पाया जाता है, किससे कनेक्टेड होता है, फॉलिकल स्ट्रोमल से मिलकर बना होता है, हार्मोन कौन निकलवाता है, थायरॉक्सिन किसे कहते हैं, नॉर्मल फंक्शन क्या है, अगर आयोडीन कम हो जाए तो क्या होगा, है ना, और अगर प्रेगनेंसी में दिक्कत हो जाए तो उसमें किस तरह के सिस्टम आते हैं। क्रिटिनिज्म इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। और ये थायराइड के लोकेशंस है, ट्रैकिया पे ये फ्रंट लोब है जिसको वेंट्रल कहते हैं, ये बैक साइड है जिसको हम लोग डॉर्सल कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो पैराथायराइड दिख रहा है ये कैसे काम करता है, ठीक है, फटाक से नोट करिए, रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने थायराइड पे बात की, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पैराथायराइड। देखो पैराथायराइड में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ये बैक साइड ऑफ थायराइड होता है और पेयर में होता है, ठीक है, ईच लोब में 1 पेयर यानी 2 पेयर टोटल ये पाए जाते हैं, ये बात याद रखना। पैराथायराइड से जो हार्मोन निकलता है उसको पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं, पैराथायराइड हार्मोन, और इसका मेन काम होता है कैल्शियम का रेगुलेशन, ठीक है, ये याद रखना, ये हमेशा कैल्शियम का रेगुलेशन करेगा, ठीक। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन, वो कौन होगा, ये। एक्चुअली जो थायरोकैल्सिटोनिन निकल रहा था टीसीटी आपके थायराइड से, उसके साथ ये मिल करके काम करता है। तो टीसीटी और पीटीएच दोनों मिलके बॉडी का कैल्शियम कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, देखो सबसे पहले ये इंक्रीज करते हैं कैल्शियम इन ब्लड, ब्लड के अंदर कैल्शियम को मेंटेन करते हैं, क्योंकि बॉडी के कई ऐसे मेटाबॉलिज्म है
जैसे जैसे तुम फिजियोलॉजी पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि कैल्शियम का बहुत ज्यादा रोल है। जैसे एक रोल बता दो। बिल्कुल सही, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, है ना, बिना कैल्शियम के मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो वहां पे इसका रोल है। ये जो है ना बोन्स पे काम करता है, पीटीएच। ये क्या करता है, बोन्स में जाके डिसोल्यूशन और डिसमिनरलाइजेशन का काम करता है। मतलब ये देखता है कि अगर कहीं एक्स्ट्रा मिनरलाइजेशन हो रहा है तो उसको हटा दो, नहीं तो बोन जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। कहीं अगर बोन्स कमजोर हो रहे हैं तो वहां पे जाके कैल्शियम बढ़ा दो। तो बोन्स हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है ये। इसके अलावा जब भी तुम खाना खाते हो उसमें जो कैल्शियम होता है उसको रीएब्जॉर्ब कराता है, तो तुम्हारा खाया हुआ कैल्शियम तुम्हारे बॉडी को मिले, इसके लिए ये जरूरी है रीनल ट्यूब्यूल के पास जाकर के, किडनी में ये जाकर के कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है ना। तो इस तरीके से पैराथायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में कैल्शियम का मेंटेनेंस देखता है, जो कि ये है, बहुत छोटा छोटा सा पाया जाता है। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत सिंप्लीफाइड करके आपको बताया है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो चाहे आप सीवीटी के स्टूडेंट हो, चाहे नर्सिंग के स्टूडेंट हो, चाहे नीट के स्टूडेंट हो, चाहे बोर्ड के स्टूडेंट हो, एकदम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और पेपर फटाफट बनता जाएगा। ठीक है, तो फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं।